हेलो मेट्स, वेलकम टू ईज डिग्री। तो आज हम करने जा रहे हैं वन शॉट अपने सब्जेक्ट साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस की। तो ये वन शॉट हम सारी एनईपी बेस्ड करेंगे, मतलब लेटेस्ट सिलेबस के रिगार्डिंग करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी जिसमें सारे पुराने सिलेबस से वन शॉट कराए जा रहे हैं जिनका लैंग्वेज बुक से बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये DU SOL DU रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये बिल्कुल उन्हीं बुक से नोट्स उसके लिए गए हैं। तो ये वन शॉट बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के रिगार्डिंग रहेगी और हम इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। तो चलिए अपनी वन शॉट इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसकी इंट्रोडक्शन है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी सेड टू बी एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली मैनेज इमोशंस एज well as of others around them, deal completely with social situations, make appropriate decisions, and forge ahead in different areas of life. It is individuals' capacity to recognize, understand, and manage the feeling of self and others. तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ये होती है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है जिससे वो अपने इमोशंस जैसे भावनाओं को कंट्रोल करता है, अपनों के साथ साथ जैसे उनके साथ हम डील भी करता है, जैसे जिनके सराउंडिंग्स में खड़ा होता है तो अपनी भावनाओं को कैसे डील करता है, और एक अप्रोप्रिएट डिसीजन यानी कि एक सही डिसीजन लेने के काबिल होता है, और एक अपनी कैपेसिटी रखता है कि रिकॉग्नाइज कर सके और मैनेज कर सके अपनी फीलिंग्स को और सामने वाली की फीलिंग्स। तो इसमें हमारे 3 मॉडल दिए गए हैं मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में, एबिलिटी मॉडल, मिक्स मॉडल एंड देन द थर्ड इज ट्रेट मॉडल। तो आइए हम इनको एक बार देखते हैं। एबिलिटी मॉडल में ये दिया गया है कि दिस मॉडल वॉज गिवन बाय Salovey and Mayer in 1997. The ability to perceive accurately the appraisal and expression of emotions, the ability to assess and or generate feelings as assessed thought, the ability to understand emotions and emotional knowledge, and the ability to regulate emotions as promote emotional and intellectual growth. तो इसमें यही बताया गया कि ये वाला मॉडल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जो ह्यूमन की एबिलिटी क्या है जनरेट करने की फीलिंग्स को और उनको असेस करने की। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि एक ह्यूमन अपनी भावनाओं को कैसे जनरेट करता है और कैसे उन पर एक्सेस करता है और अंडरस्टैंड कैसे करता है अपने इमोशनल को, और उसके अंदर इमोशनल नॉलेज कितनी है। इसकी हमारे पास 4 एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, रिसीविंग इमोशंस, मैनेजिंग इमोशंस, फैसिलिटेटिंग थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, कि हम कैसे इमोशन को रिसीव करते हैं, कैसे उनको लुकआउट करते हैं। और हम सेकंड दिया गया मैनेजिंग इमोशंस, कि हम इमोशंस को मैनेज कैसे करते हैं, अपनी भावनाओं को उन पे कैसे रिएक्ट करते हैं। और फैसिलिटेटिंग का भी यही मतलब हुआ कि अपने थॉट्स को हम किस वे में लेते हैं और हम कैसे थॉट जनरेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस मीन्स हम सामने वाले की और अपनी खुद की भी भावना को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, किस प्रकार से हम उनको समझा करते हैं। सेकेंड है इसका मिक्स मॉडल। This model was formulated by Goldman in 1998 and is one of the most comprehensive models. It is the model most amenable to a professional setup. According to Goldman, emotional intelligence consists of abilities such as being able to motivate oneself and persist in face of frustrations, to control impulse and delay gratification, to regulate one's mood and keep distressed from swapping, the ability to emphasize and to hope. This model is also referred to as the competency model because Goldman considered emotional intelligence to be a combination of competencies which contribute towards a person's ability to monitor their own emotions correctly, assesses the emotion of others, and exert an influence over the opinion of others. तो ये मॉडल इन्होंने बताया है कि गोल्डमैन ने इन्वेंट किया था 1998 में, और एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है ये, और इसको प्रोफेशनल सेटअप से भी देखा जाता है। और इस मॉडल का यही मतलब निकल के आता है कि इसमें एबिलिटी क्या है ह्यूमन की अपने आप को मोटिवेट करने की, और एक जैसे जब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है तो उससे डील करने की क्या एबिलिटी है, और अपने मॉनिटर कैसे करता है अपने खुद की भावनाओं को, इमोशंस को, और अदर बाकी लोगों के भी कैसे मॉनिटर करता है। ये बेसिकली सेम टाइप ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है बट इन अ प्रोफेशनल एंड अ कॉम्प्रिहेंसिवली वे। मिक्स्ड मॉडल, इसके 4 क्वाड्रेंट्स भी बताए गए हैं ऑफ दिस मॉडल्स। फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो आइए एक बार हम इनको देख लेते हैं। दिस इंक्लूड्स 3 competencies: इमोशनल अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इमोशनल अवेयरनेस इज वन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वन इमोशंस एंड देयर इफेक्ट्स। तो सेल्फ अवेयरनेस
क्या, जैसे हमको वर्ड से ही समझ आ रहा है कि अपने आप से बंदा कितना जागरूक है। और इसमें 3 कॉम्पिटेंसी दिए हुए, मतलब 3 टाइप दिए हुए हैं, जो कि इमोशनल अवेयरनेस, सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इमोशनल अवेयरनेस ये है कि हम कितने सामने वाले के इमोशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसकी इफेक्ट जान सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब कि हमको खुद पे कितना आत्मविश्वास है। एंड द सेल्फ असेसमेंट मतलब हम खुद के इमोशंस को कितना समझ सकते हैं, कितना हम अपने आप को सेल्फ जज कर सकते हैं कि हमारे इमोशंस किस प्रकार के हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। सेकंड है सेल्फ मैनेजमेंट। दिस इंक्लूड्स 6 कॉम्पिटेंसीज: इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्टवर्दीनेस, अडेप्टेबिलिटी, अचीवमेंट ड्राइव, इनिशिएटिव एंड कंसिस्टेंसीनेस। तो इसका मतलब यही हुआ कि इमोशनल सेल्फ कंट्रोल के मतलब हमारा अपनी भावनाओं पे कितना कंट्रोल है, ट्रस्टवर्दीनेस कि हमको कितना ट्रस्ट है, अडेप्टेबिलिटी मतलब हम कितनी जल्दी कोऑपरेट कर सकते हैं, अचीवमेंट ड्राइव के मतलब हम अपने इमोशंस के थ्रू क्या कुछ अचीव करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। देन इसके बाद दिया हुआ है इसमें इनिशिएटिव कि हम कितना खुद से स्टेप उठाते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं अपने इमोशंस के प्रति। और कंसाइसनेस का मतलब यही हुआ कि हम कितने कंसिस्टेंट है अपने इमोशंस को लेके। देन थर्ड इज सोशल अवेयरनेस। दिस क्वाड्रेंट रेफर्स टू द वे पीपल हैंडल रिलेशनशिप एंड आर अवेयर ऑफ अदर नीड्स, feelings and concerns. It includes the competencies of empathy, service orientation and organizational awareness. तो इसका में ये बताया गया कि इस क्वाड्रेंट में हम कितने आसानी से, मतलब किस वे में हम रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं और कितने हम अवेयर है, जागरूक है बाकियों के नीड्स को लेके, फीलिंग्स को लेके और उनके कंसर्न्स को लेके। तो इसमें ये इंक्लूड होता है कि सर्विस ओरिएंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस एंड एम्पैथी। देन द फोर्थ इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट. This talks about the skill or adeptness at managing social relationship. These competencies included in these dimensions are influencing and developing others, the clarity of communication, conflict management, leadership skills, being a change catalyst, building relationship, teamwork and collaboration. रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे हम वर्ड से समझ पा रहे हैं कि हम रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते हैं, अपने फॉर्मल रिलेशनशिप होगी, इनफॉर्मल रिलेशनशिप होगी, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, जिससे भी, अपने बॉस से, मैनेजर से, हम रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने इमोशंस के थ्रू। देन द थर्ड इज ट्रेट मॉडल. दिस इज रिलेटेडली अ न्यू मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस गिवन बाय पेट्राइट्स एंड फर्नहम इन 2000. ये मॉडल 2000 ईयर में इन्वेंट किया गया था और ये प्राइमरीली रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स परसेप्शन रिलेटेड टू ओन ट्रेट्स एंड इमोशनल एबिलिटीज. सिंपली स्टेटेड, it is the self-efficiency of the individuals with regard to effective management of emotions. This model breaks away from the traditional view of emotional intelligence being an ability. तो इसमें यही बताया गया कि हमारी अपने इमोशंस को लेके क्या परसेप्शन है, कि मतलब इंसान के अपने दिमाग में अपने इमोशंस को लेके क्या परसेप्शन है, यानी कि क्या फीलिंग्स है, क्या इमेज है अपने इमोशंस को लेके, खुद की भावनाओं को लेके। और बेसिकली ये मॉडल एक एबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है कि अपनी हमारी इमोशंस को लेके क्या क्या एबिलिटी है कि ह्यूमन बीइंग की क्या अपने ओन ब्रेन में इमेज है अपने इमोशंस को लेके। इसके हमारे पास 4 फैक्टर्स भी दिए हैं: वेलबींग, सोशबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनलिटी। वेलबींग से हमारा मतलब कि हम अपने इमोशंस के थ्रू कितने हम वेलबींग मतलब एक खुश मिजाज के रहते हैं। देन सोशल एबिलिटी के मतलब कि हम सोशल में कैसे रिएक्ट करते हैं। सेल्फ कंट्रोल हमारा अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। और इमोशनलिटी मतलब हम कितने दूसरों के पर्सपेक्टिव, कंसर्न को लेके इमोशनल है। देन इसमें दिया गया है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, 4 ही ब्लॉक्स दिए गए हैं इस चैप्टर में। लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. It can be also referred to as interpersonal intelligence. It is the individual's capacity to accurately recognize and understand one's own moods, emotions, drives, as well as their impact on self and others. It also refers to self-realization and self-esteem. Self-awareness में यही बताया गया कि एक basically characteristic है self-realization की. It can be also referred to as intrapersonal intelligence. It is the individual capacity to accurately recognize own moods, own emotions. मतलब कि हम खुद के इमोशंस को, खुद के मूड को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और एक सेल्फ रियलाइजेशन की मतलब खुद पे हमको कितना विश्वास है, हमको अपने बारे में कितना पता है, कि खुद को हमको अपने ही बारे में कितनी समझ है, कितना पता है अपनी भावनाओं को लेकर। सेल्फ मैनेजमेंट इसका सेकंड ब्लॉक दिया गया है जिसमें बताया गया सेल्फ मैनेजमेंट बिल्ड्स ऑन सेल्फ अवेयरनेस.
It refers to the ability to handle and take charge of the emotions and do not allow emotions to take control. It is the ability to regulate and maintain equilibrium in the face of provocation. It also means being able to maintain commitment and optimism under all circumstances. तो सेल्फ मैनेजमेंट का ये बताया गया कि जो सेल्फ मैनेजमेंट है वही सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करती है, और इसमें ये है कि अब हमारे ऊपर कितना इमोशंस की एबिलिटी है उनको हैंडल करने की, और ये है कि हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं लेने दे रहे, कि मतलब भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। तो ये एबिलिटी है एक ह्यूमन की जिससे हम रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम, कि हमारे इमोशंस हम पे हावी ना हो लेकिन हम इमोशंस का सही वे में यूज़ भी कर पाए। देन सोशल अवेयरनेस, दिस कॉम्पिटेंसी इंक्लूड स्किल्स like being able to recognize emotions in others by understanding both verbal and non-verbal content of communication. This skill expands the understanding of emotions to others as well. This ability is important because only through understanding the reactions and feelings of others, good interpersonal relationship can be established. तो इसमें हमको ये बताया गया है कि हम कितना recognize कर सकते हैं emotions को सामने वाले के, जैसे उनके बाय वर्बल, उनके बोलने के तरीके से, उनके नॉन वर्बल, उनके कम्युनिकेशन करने के तरीके से, मतलब किस वे में वो बात कर रहे हैं, किस वे में उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका स्टाइल क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, उस वे से हम उनके इमोशंस को कितना रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, कि हम कितना समझ पा रहे हैं सामने वाले की भावनाओं को। देन लास्ट ब्लॉक है इसका रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी कंसेप्चुलाइज्ड एज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। द कॉम्पिटेंसीज दैट वुड बी subsumed under the skills are the ability to coordinate within several peoples, recognize efforts of others, empathize, negotiate solutions to complex interpersonal issues, and form positive relationship with others. तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये है कि हम अपने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को किस तरह से कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, और कॉम्पिटेंसीज को हम किस वे में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं आसपास के लोगों के साथ, उनके एफर्ट्स, और हम इसके सॉल्यूशंस किस वे में ढूंढ सकते हैं अगर हमको कोई इंटरपर्सनल इश्यूज हो रहे हैं, और हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं। ये सारा पार्ट है हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 1 ऑफ साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 का नाम है पर्सनल कॉम्पिटेंस। देन हम इसमें स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस के साथ। इसमें बेसिकली आपको ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में यही पता चलेगा कि इसमें सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट को किस तरह से डिफाइन किया गया है। ये टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेशन हर बार अलग अलग दी है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली आपको इन 4 कंपोनेंट्स को ढंग से समझना है, और पेपर में इसी के रिगार्डिंग जिस सिचुएशन में उसको पूछा जाएगा उसी सिचुएशन में मेंशन करके डिस्क्राइब करना है। तो इसका नंबर 1 कॉम्पिटेंस है सेल्फ अवेयरनेस, नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट, 3rd मोटिवेशन, 5th रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देन 5th सोशल अवेयरनेस। तो चलिए हम एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। जो 1 है अपना सेल्फ अवेयरनेस, इसमें लिखा गया है कि दिस इन्वॉल्व्स हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ओन थॉट, इमोशंस, स्ट्रेंथ, weakness, values, and beliefs. Self-aware individuals are able to accurately assess their own abilities and limitations, which helps them to make informed decisions and take appropriate actions. इसमें ये बताया गया है कि अपना एक इंडिविजुअल की अपने लिए कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, अपने थॉट्स को लेके, इमोशंस को लेके, अपनी स्ट्रेंथ को लेके, अपनी वीकनेस, कमज़ोरियों को लेके, और वैल्यू और बिलीव्स। सेल्फ अवेयरनेस होती है इंडिविजुअल की एक्यूरेटली अपने आप को असेस करने की, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी लिमिटेशंस को, जिससे वो एक अच्छे डिसीजंस और अच्छे एक्शंस की तरफ जा सकता है। सेकंड है सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें दिया गया है कि दिस कंपोनेंट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रेगुलेट वन ओन थॉट, इमोशंस एंड बिहेवियर. इट इंक्लूड्स स्किल सच एज सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग. Self-managed individuals are able to stay focused, motivated and organized, which enables them to achieve their desired outcomes. कि मतलब एक ह्यूमन की एबिलिटी अपने थॉट्स, इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस का ही लगा लो इसमें पार्ट आप, और इसके आगे इसमें ये दिया गया है कि इसमें ऐसी स्किल्स भी इंक्लूड है कि सेल्फ कंट्रोल, इमोशन रेगुलेशन, की हम अपने आप पे कितना कंट्रोल है, हम इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हमारा कैसा है, और गोल सेटिंग हमारी किस वे में है, किस डायरेक्शन में है. तो जो सेल्फ मैनेज इंडिविजुअल्स होते हैं वो फोकस्ड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और ऑर्गेनाइज रहते हैं,
जिससे वो अपने डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। थर्ड है मोटिवेशंस। Then this refers to the ability of the state-driven and committed to one's goal even in the face of challenges or setbacks. Self-motivated individuals have a strong internal drive and are able to maintain a positive attitude and persevere through difficulties. They are able to set meaningful goals, stay resilient and stay initiative to achieve their desired outcomes. कि मतलब जो इंसान मोटिवेटेड रहेगा वो अपने गोल को अचीव करने के लिए सारे चैलेंजेस, सारे सिचुएशंस को फेस कर लेगा, वो डरेगा नहीं, सेटबैक से, फेलियर से, किसी भी चीज़ से वो अपने आप को नहीं रोकेगा और जो उसको अचीव करना है वो करके ही रहेगा थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। Then fourth is relationship management. This refers to the ability to build and maintain a positive and productive relationship with others. Relationship management skills include effective communication, conflict resolution, teamwork, and collaboration. Individuals with strong relationship management are be able to build trust, influence others, and work well in diverse teams. कि मतलब इसमें यही एबिलिटी को डिफाइन किया गया है कि तुम कैसे औरों के साथ एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बना के रख सकते हो, जिसके थ्रू तुम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करोगे, टीम वर्क करोगे और कोलैबोरेशन करोगे। और जो इंडिविजुअल्स जिनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं और इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपने टीम मेंबर्स को और अपने टीम में एक मिल बांट के काम कर सकते हैं। देन फिफ्थ है सोशल अवेयरनेस। दिस component involves being attuned to the emotion needs, perspectives of others. Socially aware individuals are able to empathize with others, understand social dynamics, and navigate interpersonal relationship effectively. They have good communication skills and are able to listen actively and are sensitive to cultural differences. कि मतलब जो सोशल अवेयर पीपल होते हैं वो अपने आप को अंडरस्टैंड करवा सकते हैं सोसाइटी को और एक सोसाइटी के डायनेमिक्स भी समझ सकते हैं कि मतलब जो जिसमें सोसाइटी डाइवर्सिफाई है उसको भी समझ सकते हैं और एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स गुड अच्छी होती है और वो एक्टिवली बात को सुनते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में हमको दिया गया वही टॉपिक हमारा सेल्फ अवेयरनेस, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके दिया गया है तो चलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस में बताया गया कि इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस। It refers to having a deeper understanding of one's strength, weakness, drives, emotions, and requirements. Individuals who possess high self-awareness portray balanced approaches towards life overly, that is, they are realistic and non-critical. Instead, such individuals tend to be very clear about others as well as themselves. तो सोशल अवेयरनेस में बताया गया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये पर्सनल कॉम्पिटेंस का और इसका मतलब यही रेफर किया गया है कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग अपने स्ट्रेंथ्स की, वीकनेस की, इमोशंस की और अपने रिक्वायरमेंट्स मतलब ज़रूरतों की। तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनकी सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा होती है वो मोर रियलिस्टिक होते हैं और नॉन क्रिटिकल होते हैं और ये काफ़ी क्लियर होते हैं अपनी इमोशंस को लेके और अपने बर्ताव को लेके। और इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वन आइडेंटिफाइज सेल्फ अवेयरनेस। तो द मेन इंडिकेटर इज व्हेन समवन इज ऑनेस्ट एंड बीइंग एबल टू इवैल्यूएट देमसेल्फ एक्यूरेटली, कि मतलब वो खुद से सच बोलता है, खुद को मतलब एक बहकावे में नहीं रखता और जो अपने आप को सही से इवैल्यूएट मतलब जज करने के काबिल है वो एक अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई कर पाएगा अपनी सेल्फ अवेयरनेस को। तो इंडिविजुअल्स विद हाई लेवल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ एफिशिएंटली and how it affects their work in a truthful manner without necessarily divulging too much or confessing extensively. For instance, a manager had doubts about a new personal shopping service that a company, a prominent department store chain, was preparing to launch. She voluntarily explained her reservations to her team and her superior, saying, "I find it difficult to support the launch of this service because I really wanted to lead the project, but I was not the chosen. That however, gave me some time to come terms with it." True to her words, the manager took time to evaluate and check her feelings, and a week later, she was fully supportive to the project. कि इसमें ये बताया गया है कि एक सिचुएशन बताई गई है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर था जिसमें वो एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे थे, लेकिन जो उसमें जो एक पर्सन था जो बताया गया यहाँ पे उसको मैनेजर नहीं बनाया गया प्रोजेक्ट का, मतलब उसको प्रोजेक्ट को लीड करना था, प्रोजेक्ट का हेड बनना था, बट मैनेजर के द्वारा उसको प्रोजेक्ट का हेड नहीं बताया गया। तो उसने ओपनली और क्लियरली बता दिया कि मेरे को लग रहा था कि मैं प्रोजेक्ट की हेड बनूंगी, इस वजह से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई हूँ कि मेरे को प्रोजेक्ट का हेड नहीं बनाया, तो प्लीज़ गिव मी सम टाइम
देन आई बी एबल टू कोप अप एंड बी सपोर्टिव। और ऐसा ही हुआ कि मैनेजर ने उसको टाइम दिया और 1 वीक लेटर वो प्रोजेक्ट में फुली सपोर्टिवली काम करा उसने और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा। देन अपना आएगा इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। तो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस रेफर्स टू द कैपेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज and understand your own feelings as well as the influence it has on your thoughts, behaviors, and overall well-being. It involves being in tune with others, being able to identify and label them accurately, and being aware of how they influence your actions and interaction with others. कि यही बताया गया है कि इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस उसको रेफर करता है कि जो एक कैपेबिलिटी होती है अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज और समझने की और उनको इन्फ्लुएंस औरों पे देने की अपने थॉट्स, बिहेवियर्स एंड ओवरऑल वेलबींग। इट इन्वॉल्व्स बीइंग इन ट्यून विद योर फीलिंग्स, बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड लेबल देम। कि मतलब तुम अपने फीलिंग्स की उसमें हो, तुमको पता है तुम क्या फील कर रहे हो और तुम उसको मैनेज भी ईजिली कर पा रहे हो। देन अब आएंगे हम सेल्फ असेसमेंट पे। तो सेल्फ असेसमेंट इज़ द मोस्ट crucial component of self-awareness. It involves taking the time to reflect on your own thoughts, feelings, behaviors, strengths, weakness, and values. By engaging in self-assessment, you gain a deeper understanding of yourself, your motivations, and your actions. अब आएगा हमारा self-confidence. Self-confidence is indeed an important aspect of personal competency. It refers to having a belief in one's abilities, skills, and worth. When you are self-confident, you have a positive perception on yourself and your capabilities, which can greatly influence your action and interaction with others. तो इसका मतलब है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और जो बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट है मतलब खुद को लेके उसको पूरा विश्वास है तो वो अपने इमोशंस को अच्छी तरह मैनेज कर पाएगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूटिलाइज कर पाएगा और अपने एक्शंस को लोगों पे इन्फ्लुएंस कर पाएगा और इंटरेक्शंस कर पाएगा अपने सामने वाले पर्सन से। अब हम डिटेल में सेल्फ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट को बताया गया है कि इट इज़ अनदर component of personal competence. Self-management refers to the capability of an individual to control and regulate their impulses, drives, and action. It also includes the ability to accountable for one's own personal confidence, performance, and keeping in accordance with their core values. Self-management is a broader framework which includes trustworthiness, adaptability, self-control, consistentness, and innovation. Then हम सेल्फ मैनेजमेंट के कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, अडेप्टेबिलिटी, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, इनिशिएटिव एंड प्रोडक्ट प्रोएक्टिविटी। देन सिक्स इज ऑप्टिमिज्म। देन सेवंथ इज रेजिलेंस। तो सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग वन इमोशंस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, वैल्यूज एंड गोल्स। कि सेल्फ अवेयरनेस के ज़रिए हम एक बंदे की इमोशंस को, स्ट्रेंथ्स को, उसकी कमज़ोरियों को, उसकी वैल्यूज़ को, उसकी गोल्स को समझ सकते हैं. इमोशनल सेल्फ कंट्रोल मतलब कि इसमें हम एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम मैनेज और रेगुलेट कैसे कर सकते हैं वंस ऑन इमोशंस. अडेप्टेबिलिटी का मतलब अडेप्टेबिलिटी इज़ द कैपेसिटी टू बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू चेंज. इट इन्वॉल्व्स being receptive to new ideas, embracing unfamiliar situation and adjusting one's behavior and strategies in response to new information or circumstances. कि adaptability का मतलब कि कितने easily हम सामने वाले के साथ cooperate कर पा रहे हैं unfavorable situations में भी, और हम कैसे मैनेज कर पा रहे हैं एक का बिहेवियर, स्ट्रेटजीज और हम न्यू इन्फॉर्मेशंस और सर्कमस्टेंसेस को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं. फोर्थ इज़ अचीवमेंट ओरिएंटेशन. Achievement orientation pertains to setting and striving towards challenging goals. It involves having a strong desire to excel and continuously improve oneself. Fifth is initiative and proactivity. Initiative refers to the ability to take action and seize opportunities. It involves proactive and taking responsibility for one's actions and decisions rather than waiting for others to tell what to do. तो मतलब इसका मतलब यही दिया गया है कि हम खुद कितने इनिशिएटिव लेते हैं, अपने स्टेप्स लेते हैं, रेदर देन वेट करना कि सामने वाला कब स्टेप ले और हम उसका रिस्पॉन्ड करें. कि हम खुद कितने इनिशिएटिव लेते हैं और कितनी पहल करते हैं स्टेप करने में. देन सिक्स्थ इज ऑप्टिमिज्म. इट रिलेट्स टू हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक एंड मेंटेनिंग होपफुलनेस इवन इन चैलेंजिंग
and uncertain situations. तो इसका मतलब कि हम कितने पॉजिटिव आउटलुक, कितने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और कितना अपने अंदर विश्वास रखते हैं चैलेंजिंग और अनसर्टेन सिचुएशंस में भी। रेजिलियंस का मतलब है रेजिलियंस refers to the ability to recover quickly from the setbacks and bounce back from adversity. It involves facing challenges with stress and maintaining mental and emotional stability amidst different circumstances. कि मतलब हम अपने फेलियर्स के कितनी जल्दी सेटबैक और बाउंस बैक करते हैं rather than being in stress and maintaining mental and emotional stability in difficult circumstances. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है मोटिवेशन. मोटिवेशन इज इंडीड अ की कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस. इट रेफर्स टू द इंटरनल ड्राइव एंड डिजायर टू अचीव गोल्स, टेक एक्शन एंड persist in facing challenges. Motivation plays a significant role in personal growth, success, overall well-being. Here are some ways in which motivation contributes to personal competence. तो यही बताया गया है कि मोटिवेशन एक की कंपोनेंट है पर्सनल कॉम्पिटेंस का, जिसके थ्रू हम अपने इंटरनल ड्राइव और डिज़ायर को अचीव गोल्स, टेक एक्शन और फेसिंग चैलेंजेस के लिए प्रसिस्ट करते हैं. कि मोटिवेशन अगर हमारे पास है तो हम अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सकते हैं, चाहे हमको जितने भी चैलेंजेस को फेस करना पड़े. और मोटिवेशन एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनल ग्रोथ में, हमारी सक्सेस में और ओवरऑल वेलबींग में. तो इसकी हमारे पास थोड़ी वो बताएगी है सम वेज. फर्स्ट है गोल सेटिंग, कि हमको एक अपना गोल सेट कर लेना चाहिए जो हमको अचीव करना है. देन इनिशिएटिव एंड एक्शन, कि हम अपना गोल के लिए हम क्या स्टेप ले रहे हैं और क्या एक्शन कर रहे हैं. देन परसिस्टेंस इन रिलेशंस, मतलब कि हम अपने गोल में अगर सेटबैक हो जाए उनसे हम कैसे बाउंस बैक करेंगे, सेटबैक से, फेलियर से. देन कॉन्फिडेंस, कि हमको कितना खुद पे विश्वास है कि हम अपने गोल अचीव कर सकते हैं. देन लास्ट इज कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ, कि मतलब हम कितने कंटिन्यूस अपनी चीज़ों को लर्न कर रहे हैं. और ग्रोथ हमारा मेन पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हमको वो नहीं रुकना चाहिए, लर्निंग और ग्रोथ हमारा कंटिन्यूस चलना चाहिए. हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट 2 का रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस that involves building and maintaining positive and productive relationship with others. It encompasses a range of skills and behaviors that contribute to effective communication, collaboration, and conflict resolution. Here are some important aspects of relationship management: effective communication and building trust, empathy and understanding, conflict resolution, collaboration and teamwork. तो इसमें यही बताया गया है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा की कंपोनेंट है पर्सनल कॉम्पिटेंस का, जिसके थ्रू हम एक पॉजिटिव रिलेशनशिप और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बना सकते हैं. और इसमें बहुत सारी स्किल्स का रेंज है और बिहेवियर्स जो हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन में, कम्युनिकेशन में और रेजोल्यूशन में. और इसकी इंपॉर्टेंट ये एक्सपर्ट्स बताई गई कि अगर हमारे पास अच्छी रिलेशनशिप मैनेजमेंट है तो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं और एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप होल्डर्स के साथ. और एक एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग भी आएगी हमारे पास उनकी भावनाओं को समझने की, और हम रेजोल्यूशन को भी कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं. और कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क भी हम ऑब्वियसली कर सकते हैं अगर हमारे पास एक गुड रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल है तो. इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी ख़त्म होता है. अब हम चलते हैं अपने लास्ट यूनिट की तरफ. टोटल बुक में इसके 4 यूनिट्स दिए गए हैं, लेकिन थ्योरी पेपर के लिए सिर्फ 3 यूनिट्स ही रेलिवेंट है. ये प्रॉपरली उसमें बुक में मेंशन है, तो हम 3 यूनिट्स ही करेंगे. तो ये हमारा लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3, सोशल कॉम्पिटेंस. तो इसकी इंट्रोडक्शन हम देखें तो अ पर्सन social effectiveness is generally referred to as social competence. It has been defined variously by different thinkers. It may be characterized as one capacity to create and sustain relationship of higher caliber and mutual satisfaction while fending against abuse and victimization at the hand of others. It refers to the capacity of creating and sustaining intimate bonds with others, getting along with others and adjusting under trying social circumstances. तो इसका मतलब है कि जो पर्सन की सोशल इफेक्टिवनेस है उसको ही हम सोशल कॉम्पिटेंस के लिए रेफ़र करते हैं, और ये बहुत सारे थिंकर्स के द्वारा भी डिफ़ाइन किया गया है. तो इसमें बेसिकली ये है कि सोशल कॉम्पिटेंस को एक कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है पर्सन की, जिससे वो अपनी एक रिलेशनशिप को क्रिएट करता है, इसमें एक म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन भी मेंटेन रहती है दोनों साइड से, और एक इसमें बॉन्ड जो होता है वो हम मेंटेन करके रखते हैं विद अदर्स एंड एडजस्ट करते हैं अपने आप को सोशल सर्कमस्टांसेस में. और इसके कंपोनेंट ये दिए गए हैं सोशल कॉम्पिटेंस की. कोग्निटिव स्किल्स, मतलब
रिजॉल्विंग स्किल्स कितनी है, सिचुएशंस को फेस करने की स्किल्स कितनी है, डिफ़िकल्टीज़ को। सेकंड इज़ इमोशनल एबिलिटीज़। तो इमोशनल एबिलिटीज़ को ये बताया गया कि हमारे पास कितनी इमोशनल और अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता है, और सामने वाले की हम भावनाओं को कितना इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनके कंसर्न्स को हम कितनी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। दैन बिहेवियर एबिलिटीज़ की हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं, और कैसे सामने वाले का बिहेवियर भी पता करते हैं हमारे प्रति। देन एलिमेंट्स ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस को अगर हम देखें तो प्रोस्पेरिटी, देन फॉर सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड प्लेजेंट इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, कि मतलब एक सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर होना चाहिए आपका, और एक प्लेजेंट होनी चाहिए, मतलब प्लेजेंट मतलब अच्छे फील देने वाली, गुड फील होने वाली इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होनी चाहिए। देन मेंटेनिंग सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर्स, कि मतलब तुम कॉन्टैक्ट्स बना के रखो सामने वालों के साथ। देन बीइंग एबल टू एक्ट इन सेंसिटिव एंड एम्पैथिक मैनर, कि मतलब जहाँ पे तुमको सही तरीके से एक्ट करना चाहिए वहाँ पे तुम उसी तरीके से एक्ट करो, चाहे वो सिचुएशन सेंसिटिव हो, चाहे वो कैसी भी हो। देन बीइंग एबल टू अपहोल्ड सोशल स्टैंडर्ड एंड रिकॉग्नाइज साइंस दैट डेवलप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, कि मतलब तुम अपना एक सोशल स्टैंडर्ड को होल्ड करो और रिकॉग्नाइज करो, पहचानो उन साइंस को जिसके थ्रू एक कन्वर्सेशन डेवलप होती है। दैन बीइंग एबल टू लिसन एंड कोलैबोरेट विद अदर्स व्हेन नेसेसरीज, कि तुम अपने पॉइंट्स रखने से ज़्यादा सुनना भी पसंद करो बाकी सबके पॉइंट्स, और एक कोलैबोरेट करो जब सामने वाले को उस चीज़ की ज़रूरत हो। देन हम करेंगे सोशल कॉम्पिटेंस की स्किल्स को एक बार लुकआउट। सोशल कॉम्पिटेंस की ये स्किल्स दी गई है कि अंडरस्टैंडिंग सोशल पैटर्न्स की, सोशल पैटर्न्स है क्या, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मतलब तुम एक डिसीजन बना पाओ, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। दैन इमोशनल रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, कि तुम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हो, कैसे उनको कंट्रोल में रखते हो और उनको कैसे मैनेज करते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब तुम्हारे में कन्वर्सेशन होल्ड करने की स्किल्स कितनी है, तुम सामने वाले से कितने इफेक्टिव वे में बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। देन एम्पैथी, देन कल्चरल एंड ग्रुप वैल्यूज़, की तुम्हारे अंदर अपने कल्चर को लेके, रिलीजन को लेके और ग्रुप वैल्यूज़ तुम्हारे में क्या है। देन इंटरपर्सनल स्किल्स, देन पॉजिटिविटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, कि तुम्हारे अंदर कितने पॉजिटिव है, कितने पॉजिटिवली तुम सिचुएशन को फेस करते हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, चाहे चैलेंजेस जितने भी डिफ़िकल्ट हो, तुम कितनी पॉजिटिव वे में उसको लेते हो, और तुम्हारी अपनी खुद की पर्सनैलिटी क्या है, सेल्फ आइडेंटिटी। देन कल्चरल कॉम्पिटेंस, सोशल एथिक्स, की मतलब तुम सराउंडिंग्स में कैसे बिहेव करते हो, कितनी मैनर्स है तुम्हारे अंदर। देन डिसीजन मेकिंग स्किल्स, की तुम कैसे डिसीजन लेते हो और किस बेसिस पर डिसीजन ले सकते हो। देन इसमें दी गई है स्ट्रेटजीज जिससे हम अपनी सोशल कॉम्पिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कि फर्स्ट है इसमें डेली यूजुअल टास्क, कि हमको एक डेली उसके रिगार्डिंग टास्क करना चाहिए जिससे हमारी सोशल कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स इंप्रूव हो सके। देन सोशल स्किल्स ट्रेनिंग हमको लेनी चाहिए जिससे हमारी सोशल स्किल्स ऑब्वियसली डेवलप होगी। देन हमको एक गुड सोशल नीच को लेना चाहिए जिससे मतलब जहाँ पे हमको नीड है, कि मतलब जो हमारी फील्ड है उसी फील्ड में हमको एक सोशल स्किल को डेवलप करना चाहिए। देन हमको अपने अनडिज़ायरेबल कंडक्ट को लो कर देना चाहिए, कि मतलब जो चीज़ें तुमको डिज़ायर, तुम उनको चाहते ही नहीं हो, तो उनसे रिलेटेड तुमको अपनी सराउंडिंग्स कम कर देनी चाहिए। देन इंटेंस इंटरवेंशंस, अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस की बात करें तो इसमें ये लिखा गया है कि सोशल स्किल्स लर्निंग is essential for future societal functioning as well as for lowering the likelihood of behavior and emotional issues. It is crucial to cultivate strong social skills as it is one ability for protective factors for healthy mental health. It aids in our ability to forge social solid bonds and collaborate well with others. कि मतलब अगर सोशल कॉम्पिटेंस की इम्पोर्टेंस ये दी गई है कि आने वाले टाइम में ये एक बहुत मेन कंपोनेंट हो जाएगा, और इसमें बिहेवियर और इमोशनल इश्यूज भी है जो कि तुमको अच्छे वे में डील करने हैं। और ये क्रूशियल है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स को बनाने के लिए तुमको सोशल कॉम्पिटेंस आना ही चाहिए, जिससे तुम्हारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स लाइक हेल्दी मेंटल हेल्थ, तुम्हारा मानसिक संतुलन कितना ठीक रह सकता है, हेल्दी रह सकता है। और इसकी एड्स ये है कि इट्स एड्स इन आवर एबिलिटी टू फॉर्ज सोशल सॉलिड बॉन्ड्स, के मतलब तुम्हारे जो बॉन्ड्स हो गए सोशल के वो काफ़ी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिससे तुम सामने वाले के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। और द फॉलोइंग फैक्टर्स इलस्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, कि ये जो फैक्टर्स है ये सिग्निफिकेंस हमारी दर्शाते हैं सोशल कॉम्पिटेंस को लेके। रिलेशनशिप डेवलपमेंट, की जो रिलेशनशिप है तुम्हारी अदर बाकी लोगों के साथ वो किस बेसिस पे
है, किस कैसी डेवलपमेंट हो रही है। देन सक्सेस इन वर्क प्लेस की तुम्हारे जो वर्क प्लेस में है तुम्हारी प्रमोशन किस बेसिस पे हो रही है, तुम कितने सक्सेसफुल एम्प्लॉय या कलीग हो। देन इमोशनल रेगुलेशन कि तुम अपनी इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हो, अपनी भावनाओं को किस वे में तुम कंट्रोल करते हो। देन रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि तुम अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी रेजोल्यूशन कैसे लाते हो। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि तुम सामने वाले से कितनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो, कि तुम्हारी जो बात है कितने इफेक्टिव वे में सामने वाले को समझ आ रही है। देन अडेप्टेबिलिटी कि तुम कैसे कोऑपरेट करते हो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कैसे अडेप्ट करते हो एनवायरनमेंट को और कैसे रिएक्ट करते हो। देन हायर वेलबींग, बेटर पेरेंटिंग स्किल्स कि आजकल जैसे पेरेंटिंग स्किल्स में भी सोशल कॉम्पिटेंस बहुत मैटर करता है, कि तुम कैसे अपने चाइल्ड को रेस करते हो, कैसे उसमें ट्रेडिशंस को कल्चर्स को डेवलप करते हो। देन कम्युनिटी एंड सोसाइटी, कम्युनिटी एंड सोसाइटी के लिए भी सोशल कॉम्पिटेंस स्किल्स बहुत सिग्निफिकेंस है, जैसे कि सोसाइटी में तुम्हारा कितना इफेक्टिव पर्सनैलिटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए तुम्हारे अंदर बेटर सोशल कॉम्पिटेंस स्किल्स होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूनिट 3 भी ख़त्म होता है, यानी कि 1 शॉट कंप्लीट होती है। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल यही आएगा। ये सारे नोट्स मैंने तुम्हारे बुक से देख के ही बनाए हैं, कि इसमें सारे लेटेस्ट NEP सिलेबस बेस्ड है, लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड नोट्स है। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। देन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और तुमको नेक्स्ट 1 शॉट किस टॉपिक और किस सब्जेक्ट की चाहिए ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।